Hey there, welcome back to my channel Pharma Institution. So today we will discuss about the process of plaque formation in Alzheimer's disease. So previous वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि अल्जाइमर्स डिजीज में जो नर्व्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, धीरे धीरे जो नर्व्स हैं वो डीजेनरेट होने लगती हैं और जो पर्सन है उसे डिमेंशिया हो जाता है, दैट मीन्स याददाश्त उसकी गायब हो जाती है, चीज़ों को कहीं पे उसने रखा होता है तो वो रख करके भूल जाता है, ऑब्जेक्ट्स के नाम याद रखने में उनको दिक्कत होती है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में प्रॉब्लम होती है, अपने आसपास के लोग चाहे वो फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, उनके नाम याद रखने में या फिर उनको पहचानने में दिक्कत होती है। उसके अलावा जो डेली रूटीन के काम है या फिर जो उनके स्किल्स हैं उनको भी वो धीरे धीरे भूलने लगते हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी ऊंचाई, उसमें भी अमिताभ बच्चन जी को यही सेम बीमारी थी अल्जाइमर्स डिजीज, जिसमें कि वो अपने फ्रेंड्स का नाम भूल जाते हैं, उनको पहचान नहीं पाते हैं और धीरे धीरे जो भी सिम्टम्स हमने पढ़े हैं वो सब उनमें दिखाई देते हैं। सो आज हम जान लेते हैं कि वो क्या प्रोसेस है जिसकी वजह से वो प्लाक फॉर्मेशन हमारी नर्व सेल्स के बीच में हो रहा है। सो बेसिकली फर्स्ट टाइप का जो प्लाक है वो है न्यूरेटिक प्लाक, जिसे हम बोलते हैं बीटा अमाइलॉइड। तो ये बीटा अमाइलॉइड क्या होता है, नर्व्स के बीच में जाकर के स्टोर हो जाता है और एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन है। ठीक है, अब ये आता कहाँ से है, एपीपी दैट मीन्स एमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन, जो कि जनरली हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका मेन काम क्या है, जैसे ये हमारी नर्व्स दिख रही है, नर्व्स के बीच में सिग्नलिंग होती है, तो ये एपीपी प्रोटीन जो है वो क्या करता है, जो भी सिग्नल है उसको आगे ट्रांसमिट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, बेसिकली क्या कर रहा है कि एज अ कैरियर काम कर रहा है कि सिग्नल को आगे ट्रांसमिट करवाएगा। ये नॉर्मल कंडीशन है। बट जब हमारे जो न्यूरोकेमिकल कॉजेज हैं या फिर जो इन्वायरमेंटल कॉजेज हैं, जैसे कि हमने डाइट डिस्कस किया था, उसके अलावा मेटल्स हैं, कोई भी टॉक्सिन्स हैं या फिर कोई वायरस है या फिर किसी भी तरीके से जैसे स्मोकिंग अगर कोई कर रहा है तो उससे भी टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जाते हैं। तो ये सारे रीजंस की वजह से क्या होगा, इस एपीपी प्रोटीन में म्यूटेशन हो जाएगा। तो इस एपीपी प्रोटीन के म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, एबीपी का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जितना नॉर्मली होना चाहिए था, जितना सिग्नलिंग के लिए चाहिए उतना तो नॉर्मली हो रहा था, लेकिन म्यूटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होने लगेगा, जिसकी वजह से जो हमारा एबीपी है उसमें से टूटेगा बीटा अमाइलॉइड। तो ये बीटा अमाइलॉइड क्या होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनने लगेगा और फिर एक्यूमुलेट होने लगेगा एक साथ। पहले नॉर्मली क्या हो रहा था, एपीपी के अंदर ही था, अब यहाँ से ब्रेकडाउन होकर के बहुत सारे बीटा अमाइलॉइड क्या हो गए, एक साथ डिपॉजिट हो गए। अब ये डिपॉजिट कहाँ पे होंगे, जहाँ एपीपी होगा वही डिपॉजिट होंगे, यानी कि हमारे नर्व्स के आसपास नर्व के बीच में। तो अब इस बीटा अमाइलॉइड की वजह से क्या होगा, जो नर्व्स के बीच में पहले नॉर्मल फंक्शन क्या था कि नर्व में सिग्नलिंग हो रही थी, लेकिन बीटा अमाइलॉइड की वजह से जो सिग्नलिंग है वो क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, वो सिग्नलिंग प्रॉपरली नहीं हो पाएगी और धीरे धीरे जो हमारा बीटा अमाइलॉइड है वो क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है, तो वो धीरे धीरे नर्व्स को क्या करेगा, डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। तो नर्व डैमेज होंगी तो जो भी सिम्टम्स हमने पढ़े हैं वो सारे आने लगेंगे। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है जिसकी वजह से बीटा अमाइलॉइड यानी कि जो प्लाक है वो फॉर्मेशन होता है। प्लाक फॉर्मेशन का नेक्स्ट स्टेप होता है न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स। सो ये न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स को हम टाउ भी बोलते हैं। टाउ एक तरीके का मॉलिक्यूल है जो कि हमारे नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट होता है। ये हमारी नर्व है, नर्व में सेल बॉडी, ये एक्सॉन और ये नर्व एंडिंग होती है। हमें पता है कि अगर कोई भी सिग्नल आता है तो सबसे पहले सेल बॉडी में आता है, सेल बॉडी में से एक्सॉन से होते हुए वो हमारे नर्व एंडिंग तक जाता है। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है, जो ये एक्सॉन वाला पार्ट होता है, इस एक्सॉन वाले पार्ट को हम यहाँ पे बना लेते हैं। इस एक्सॉन वाले पार्ट में क्या होता है, कुछ माइक्रो ट्यूबल्स होती हैं जिनका काम होता है इस सिग्नल को आगे मतलब सेल बॉडी से एक्सॉन तक पहुंचाना। ठीक है, सो दैट कि जो सिग्नल है आगे इजीली ट्रांसमिट हो जाए। तो इन माइक्रो ट्यूबल्स को एक सेट स्टेट में रखने के लिए यूज होता है हमारा टाउ। तो टाउ जब क्या होता है, नॉर्मली प्रेजेंट है तो वो नॉर्मल हमारे सिग्नल को मॉड्यूलेट कर रहा है, यानी कि सिग्नल का जो ट्रांसमिशन है उसको मॉड्यूलेट कर रहा है। लेकिन जब इन्वायरमेंटल या फिर न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स की वजह से, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उनकी वजह से म्यूटेशन हो जाता है या फिर एबनॉर्मलिटी आ जाती है टाउ में। तो ये टाउ क्या होता है, इन माइक्रो ट्यूबुल से डिटैच हो जाता है, यानी कि इनसे अलग हट जाता है और सेपरेटली ये क्या होता है, दूसरे टाउ मॉलिक्यूल से जाकर के जुड़ने लगता है। तो दूसरे टाउ मॉलिक्यूल से जाकर के जुड़ गया तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इंटेंगल हो जाते हैं, यानी कि आपस में फंस जाते हैं, आपस में एक जाल बना लेते हैं। और वो जाल क्या हो जाता है, फिर जो हमारी नर्व एंडिंग, जो हमारी नर्व्स है उसके अंदर ही क्या हो जाता है, फंस जाता है। अब नॉर्मली क्या हो रहा था कि सिग्नल का ट्रांसमिशन हो पा रहा था, लेकिन अब आगे अंदर क्या हो गया, अगर कोई इंटेंगलमेंट हो गई है, कुछ चीज़ ऐसे फंस गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सिग्नल है वो इजीली आगे ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा। सो इम्पोर्टेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट।
सो ट्रीटमेंट में बेसिकली जब हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो हम एंटीकोलिन एस्टरेज ड्रग्स ले सकते हैं। एंटीकोलिन एस्टरेज दैट मीन्स कि जो हमारा कोलिन एस्टरेज एंजाइम है उसको हम ब्लॉक कर देंगे। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है, एंटीकोलिन एस्टरेज ड्रग्स क्या है, ये सब मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो बेसिकली अगर हम समझे तो ये एस्टाइल कोलिन है। ये क्या होता है, जब हमारा कोलिन एस्टरेज जब एंजाइम प्रेजेंट होता है तो कोलिन एस्टरेज क्या करता है, इसको कोलिन और एसीटेट में चेंज कर देता है। तो ये एस्टाइल कोलिन एस्टरेज जो एंजाइम है इसको इनहिबिट करने के लिए हम देते हैं एंटीकोलिन एस्टरेज एंजाइम। तो ये एंटीकोलिन एस्टरेज ड्रग्स क्या करती हैं, इस कोलिन एस्टरेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगी सो दैट ज्यादा टाइम तक एस्टाइल कोलिन अपने रिसेप्टर्स पे, चाहे वो निकोटिनिक हो या मस्कैरिनिक हो, इन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर पाए। तो हमें यहाँ पे यही चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि अल्जाइमर्स डिजीज में जो हमारी कोलिनर्जिक नर्व्स हैं ये क्या हो जा रही है, ब्लॉक हो जा रही है, या फिर जो एस्टाइल कोलिन है वो ज्यादा टाइम तक अपने रिसेप्टर्स पे बाइंड नहीं कर पा रहा है, या फिर एस्टाइल कोलिन रिसेप्टर पे बाइंड कर ही नहीं पा रहा है। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि एंटीकोलिन एस्टरेज ड्रग्स दे सकते हैं सो दैट कि हम ये अज्यूम करें कि एस्टाइल कोलिन ज्यादा प्रेजेंट है तो वो ज्यादा एक्शन दिखाएगा। और कई सारे थेरेपीज में ये एस्टाइल कोलिन एस्टरेज बहुत अच्छा काम करता है। सो एंटीकोलिन एस्टरेज में हम रिवास्टेगमिन दे सकते हैं, डोनेब्रेजिन दे सकते हैं और गलेंटामिन दे सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट हम दे सकते हैं एनएमडीए रिसेप्टर्स एंटागोनिस्ट। तो एनएमडीए क्या होता है, ग्लूटामेट रिसेप्टर जो होता है, जो ग्लूटामेट है वो एनएमडीए रिसेप्टर में जाकर के बाइंड करता है। तो ग्लूटामेट एक तरीके का एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो ग्लूटामेट को अगर हम बढ़ाएंगे तो भी जो हमारे एंजाइमस है उसके सिम्टम्स आने कम हो जाते हैं। उसके अलावा अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हम देख सकते हैं कि एंटी डिप्रेसेंट, अगर पर्सन को डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट देंगे, एंजाइटी अगर बहुत ज़्यादा है तो एंटी एंजाइटी दे सकते हैं। उसके अलावा एंटी साइकोटिक या फिर एंटी कन्वर्जेंट, डिपेंड्स ऑन कि उसके क्या सिम्टम्स है, उस तरीके से हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसका कर सकते हैं। बट कोई एक ऐसा ट्रीटमेंट जो कि पूरी तरीके से अल्जाइमर्स डिजीज को सही कर दे, उसको खत्म कर दे, ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट अभी तक नहीं बना हुआ है। उसके अलावा अगर हम नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो डाइट पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है कि ऐसी डाइट ना लें जिसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा फूफा या फिर मूफा प्रेजेंट है। उसके अलावा स्मोकिंग या फिर टॉक्सिन्स, मेटल्स, इन सब चीज़ों से जितना ज़्यादा दूर रहेंगे उतना ज़्यादा हमारी ब्रेन के सेल्स बची रह सकती हैं। उसके अलावा हेल्दी लाइफस्टाइल को हम कर सकते हैं कि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जिससे कि बॉडी में कम हो, दैट मीन्स स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हम बहुत सारे जैसे कोई फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं। उसके अलावा मेंटली, सोशली या फिर फिजिकली हमें एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सो दैट कि आगे जाकर के अल्जाइमर्स डिजीज किसी भी पर्सन को ना हो। Thank you so much for watching this video. If you have queries regarding this video, please feel free to comment down and I'll answer them as soon as possible. And if you like this video, please like, share and subscribe to this channel, Pharma Institution. And I'll see you in my next video. Till then, be safe and keep studying.